नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं रामराज पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हाल ही में महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में बिल पेश हुआ है। केंद्र की मोदी सरकार ने कई दिनों से जद्दोजहद कर रही थी इस बिल को पेश करने के लिए। फाइनली उसने बिल पेश कर दिया है। तो क्या लगता है इस बिल में जो ओबीसी वर्ग है, इस बिल से ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए क्या प्रावधान होगा और इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये लोग नाटक ज्यादा कर रहे हैं ओबीसी के नाम पर। कांग्रेस और भाजपा को नाटक करना था, इसीलिए उन्होंने ये बिल लाए और पास कराए, जबकि ये बिल 3-4 बार संसद में पेश हो चुका है और ओबीसी को इसमें बिल्कुल भी अलग से भागीदारी नहीं है, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण ही नहीं है। इसीलिए ये बिल बार बार पास नहीं हो पाया। इस बार क्या है, ओबीसी में बहुत ज्यादा जन जागृति है और ये बिल राजनीति के हिसाब से लाया गया है। जब मणिपुर में हिंसा हुई, महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया, उनके वीडियो वायरल होने के 2 महीने बाद फिर उनकी जो लोग थे जो भीड़ बनाकर वो कर रहे थे, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए महिला आरक्षण का बिल बीजेपी लाई है। ना इनको ओबीसी से कोई लेना देना है, ना इनको महिलाओं से कोई लेना देना है। ये बीजेपी का महिलाओं के लिए जो बहुत बड़ी क्षति हुई, मणिपुर में जो आदिवासी कुकी समुदाय की महिलाओं को जो नग्न अवस्था में घुमाया गया और उनका बहुत सारा शोषण हुआ, रेप हुआ, तो उसका डैमेज कंट्रोल ये कर रहे हैं। ये शुद्ध राजनीति है, इसका किसी वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। महिला आरक्षण को लेकर उमा भारती ने भी बयान दिया है। वो भी ओबीसी की बात कर रही हैं, जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलती रही हैं, बीजेपी के साथ मिलकर हमेशा हिंदुत्व की राजनीति करती रही हैं, ओबीसी विरोधी रही हैं। आज क्या कारण हो सकता है कि उमा भारती जैसे लोग ओबीसी के हक की बात करने लगते हैं? वामन मेश्राम जी ने 2001 से ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय पटल पर रखना शुरू किया और 2010 में जब भारत मुक्ति मोर्चा नाम का आंदोलनकारी संगठन बनाया, उसने अपने गठन होने के 1 साल के अंदर ही संसद ठप की। भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ओबीसी, एसटी, एससी के देश में जितने राजनीतिक पार्टी में ओबीसी के लोग हैं, वो सारे लोग वामन मेश्राम जी के समर्थन में आए और संसद ठप हुई। उसके बाद से जनगणना का मुद्दा हावी है देश की राजनीति पे। अगर वामन मेश्राम जी ओबीसी की जातिगत जनगणना को लेकर संसद ठप नहीं करते 2011 में, तो शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होता। जब डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी को ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाना पड़ा, तो ओबीसी नहीं है, वो नकली ओबीसी है, वो घाची बनिया है। घाची बनिया ओबीसी में पूरे देश में नहीं आते। जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो अपनी जाति को वो ओबीसी में लेके गए, ठीक है, और वो अपने आप को तेली तेली बोल रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी के घर को 4-5 बार टीवी चैनलों में दिखाया गया है, लाइव टेलीकास्ट। मुझे उनके घर में कोल्हू तो नहीं दिखा। अब जिसके घर में कोल्हू नहीं, वो तेली कैसे हो जाएगा? तो ये जो खेल चल रहा है, आप समझिए, ओबीसी में जागृति 2011 से बहुत ज्यादा आ गई, जब से संसद ठप हुई। और वामन मेश्राम जी 23 साल से लगातार ओबीसी के बीच में कार्यक्रम लगा रहे हैं। 2017 से चौधरी विकास पटेल जी गांव-गांव जा रहे हैं, शहर-शहर जा रहे हैं, हर राज्य में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि गधों की गिनती हो गई, लेकिन पिछड़ों की नहीं हुई। हिजड़ों ने भी 2 बार करा, लेकिन पिछड़ों की 1 बार भी गिनती केंद्रीय स्तर पे नहीं हुई। राज्य सरकार की तो छोड़िए, केंद्र ने। तो ये घड़ियाली आंसू बहा रही है उमा भारती जी। जब मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी और मंडल कमीशन के विरोध में इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था,
तब यही उमा भारती सारे लोग को ले जा रही थी ट्रेन में भर भर के बाबरी मस्जिद विध्वंस कराना है। तब इनको ओबीसी की याद नहीं थी। आज देश में ओबीसी में जागृति ज्यादा है, इसीलिए ये सारे लोग ओबीसी ओबीसी चिल्ला रहे, नहीं तो ये जातिवादी लोग हैं, महाजातिवादी है उमा भारती जी। ये हमको राजनीति में फंसाने के लिए ऐसे घड़ियाली आंसू बहा रही है कि हमको आज तक न्याय नहीं मिला। कंपैरिजन चल रहा है कि सीतारमण जी ब्राह्मण है, वो इतने जल्दी वो वित्त मंत्री बन गई, और उमा भारती जी कब से हैं, सांसद है, विधायक है, लेकिन आज तक उनको बड़ा मंत्रालय नहीं मिला। ये सब कंपैरिजन जो ब्राह्मण मीडिया दिखा रहा है, ये उमा भारती जी को साबित कर रहा था कि ओबीसी की नेता इनके साथ कुछ नहीं हुआ, जबकि उमा भारती जी ने ओबीसी का सबसे ज्यादा नुकसान किया है राम मंदिर यात्रा और वो बाबरी विध्वंस में। अगर यही 92 में अगर हमारी नेता बनती, इंदिरा साहनी जजमेंट के खिलाफ अगर ये रथ यात्रा निकालती, तो हम इनको मानते। आज रो रही है, आज ओबीसी की नेता बन रही है, नकली ओबीसी के नेताओं को हम पहचानते, इनको कोई लेना देना नहीं है, ये डैमेज कंट्रोल है और कुछ नहीं। महिला आरक्षण को लेकर जो बिल पास हुआ है 2026 तक अभी इस पर रोक है, इस पे कुछ नहीं होगा। जहां तक देखा जा रहा है कि महिला आरक्षण लागू तब हो सकता है जब पहले परिसीमन हो, उसके बाद महिलाओं की जनगणना हो, उसके बाद कहीं 2029 के बाद कहीं जाकर ये पूरी तरीके से लागू हो सकता है आरक्षण। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या 2024 के चुनाव को देखते हुए और महिलाओं को खुश करने के लिए जिस तरीके से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा था, उसको कम करने का काम किया गया, खास करके महिलाओं को खुश करने के लिए, तो क्या है ये चुनावी जुमला है या और कुछ है? बिल्कुल चुनावी जुमला है। जब से जातिगत जनगणना के लिए संसद ठप हुई, कांग्रेस ने जातिगत जनगणना का आदेश पारित किया, फिर 2 साल तक कांग्रेस ही इस पे कुंडली मारकर बैठी रही। 2011 में आदेश पारित हुआ दोनों सदनों से, 2012 निकल गया, 2013 निकल गया, 14 तक ये कांग्रेस ने भी ओबीसी की जातिगत जनगणना का डाटा बाहर नहीं दिया, इसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है। फिर बीजेपी आई, बीजेपी ने अपने एफिडेविट में कहा कि हम जनगणना करेंगे, तो 14 से लेकर 2023 हो गया, 9 साल हो गए। 2021 में ये बोल रहे थे कि कोविड है, अरे तो अभी भी कोविड है क्या? अभी भी 6 महीना है ना लोकसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव के पहले कर ले अगर इनकी कथनी और करनी एक है। ये शुद्ध राजनीति है। प्रस्ताव आज पारित कर रहे हैं दोनों सदनों से, लागू 2029 में होगा। हमको ये राजनीति में ओबीसी के लोग को फंसने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी ओबीसी के हितैषी हैं, असली ओबीसी हैं, तो साबित करें और 2024 लोकसभा के पहले जनगणना करके दिखाएं। द सेंसस एक्ट 1948 के तहत ओबीसी की जाति आधारित पूरे जनगणना केंद्र की करके दिखाएं, तो मैं मानूं ओबीसी के असली नेता हैं। नहीं तो ये मोहन भागवत के पाले हुए पिट्ठू हैं, मैं ये कहूंगा। मोहन भागवत जैसा जैसा घुमा रहा है वैसा मोदी जी घूम रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, लेकिन अब ये मोदी जी की डमरू में ओबीसी नाचेगा नहीं, ओबीसी नचाएगा। अभी आपने मोहन भागवत का जिक्र किया, तो महिला आरक्षण बिल पास होने के 1-2 दिन पहले मोहन भागवत पूना में एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के बाद ये बिल पास होता है। और आज उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मोहन भागवत का 2024 के चुनाव को लेकर अब बैठकें कर रहे हैं। तो क्या मोहन भागवत 2024 के चुनाव सहित क्या बीजेपी जिस तरीके से आरएसएस के इशारे पे काम करती है, तो क्या लगता है पूरी तरीके से मोहन भागवत का कंट्रोल है पूरी चुनावी प्रक्रिया से लेकर इस देश में जो व्यवस्था लागू? बिल्कुल, मोहन भागवत असली प्राइम मिनिस्टर है। पर्दे के पीछे से सारे डिसीजन वही लेते हैं और मुखौटा पहनाया है नरेंद्र मोदी को। ये व्यक्ति टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर 15 मिनट नहीं बोल सकता, तो ये क्या निर्णय लेगा? जो नरेंद्र मोदी अपने घर के जेवर चोरी करके, पैसे चोरी करके अपनी बीवी को छोड़कर जो आरएसएस को दान दे दिया,
जो व्यक्ति अपनी बीवी का नहीं हो सका, अपने घर वालों के जेवर, अपनी माँ के जेवर चुरा कर आरएसएस को दे दिया, उस नरेंद्र मोदी पे हमको कोई भरोसा नहीं। इस देश में ब्राह्मण तंत्र है और ब्राह्मण तंत्र में मुखौटा रखा गया है नरेंद्र मोदी। क्या लगता है जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ है और जिस तरीके से आज कहने के लिए 27% रिजर्वेशन ओबीसी, कुल ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन कागजी तौर पर है, लेकिन पूरे देश में सिर्फ ओबीसी को 4% ही शासन सत्ता प्रशासन में भागीदारी है। तो महिला आरक्षण जो 33% है, तो इसमें क्या लगता है ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना होगा? क्या जिस तरीके से ओबीसी के कोटे में ब्राह्मणवादी लोगों की घुसपैठ है, क्या इसमें भी इस तरीके से होगा? बाबा साहब ने इसका रास्ता सुझाया था। बाबा साहब जब साइमन कमीशन को भारत देश से कांग्रेस ने भगा दिया था, साइमन गो बैक का नारा दिया था, जबकि साइमन कमीशन ओबीसी एसटी एससी को प्रतिनिधित्व देने आया था चुनावों में, तो जब उसको कांग्रेस ने भारत देश से भगाने का काम किया तो अंग्रेजों ने इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की 3 कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे। सेपरेट इलेक्टोरेट जब तक इस देश में लागू नहीं होगा, राजनीतिक आरक्षण से किसी भी वर्ग का ना फायदा हुआ है ना होगा, क्योंकि बाबा साहब दूरदर्शी थे। उन्होंने उसी समय कह दिया था कि इससे मुंह बंधे कुत्ते जाएंगे। जो पूना पैक्ट हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करके पूना पैक्ट में ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू कराया गांधी ने, तो बाबा साहब ने उस समय कह दिया था पूना पैक्ट से संसद में मुंह बंधे कुत्ते जाएंगे, जो काटेंगे भी नहीं और भौंकेंगे भी नहीं। तो इस देश में जब से ज्वाइंट इलेक्टोरेट लागू है, तब से आरक्षण तो एसटी एससी को भी है, लेकिन उन पर अत्याचार कम हो गए क्या? और मोहन भागवत जी महिलाओं के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं, क्या मोहन भागवत ब्राह्मण महिलाओं का जनेऊ संस्कार करेंगे? इस देश में ब्राह्मण महिलाओं का भी जनेऊ संस्कार नहीं होता है और उनको संसद में हिस्सेदारी देने का नाटक कर रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने घर की महिला, चाहे वो माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे भाभी हो, चाहे बेटी हो, उनका जनेऊ संस्कार नहीं कर सकता, वो क्या प्रतिनिधित्व और बराबरी की बात करेगा संसद में? ये शुद्ध राजनीति और कुछ नहीं। जिस तरीके से इस आरक्षण में अभी बहस छिड़ी हुई है, क्या लगता है कि संसद का भी ब्राह्मणीकरण हो गया है? 100% ब्राह्मणीकरण संसद का 15 अगस्त 1947 से ही हो गया था। क्यों? जब सारी कमेटियों ने सरदार पटेल को चुना था, उस समय तो ईवीएम नहीं थी। 15 स्टेट कमेटी थी, 13 स्टेट कमेटी थी, उसमें से एक व्यक्ति को छोड़कर सबने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री चुना था। तब भी 13 स्टेट कमेटियों के निर्णय को नकार कर महात्मा गांधी ने भारत देश में ब्राह्मण तंत्र की स्थापना करके जवाहरलाल नेहरू को प्रोटेम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया और कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो ये 15 अगस्त 1947 से लागू है, आज तक खत्म नहीं हुई जब तक इस देश में ईवीएम मशीन रहेगी और सेपरेट इलेक्टोरेट लागू नहीं रहेगा। ज्वाइंट इलेक्टोरेट और ईवीएम मशीन से टोटल ब्राह्मण तंत्र है। एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट लाना चाहिए और ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए, तब जाके ओबीसी के सच्चे नेता संसद में जाएंगे, ओबीसी की सच्ची महिला नेत्रियां भी संसद में जाएंगी। नहीं तो ये केवल ब्राह्मणों की संख्या बढ़ाएंगे। 3% ब्राह्मणों के हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर 400 सदस्य हो जाए, केवल ब्राह्मणों के। इनकी ये तैयारी है। इस देश में 800 करीब 800 से कुछ कम तो सांसद हैं, उसमें से ये चाहते हैं कि 400 सांसद ब्राह्मणों के हो जाएं। अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग सिस्टम से ये ब्राह्मणों की गिनती संसद में बढ़ाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य फिर तो जिस तरीके से आप लोग अपने भाषणों के माध्यम से कहते रहते हैं कि यह देश
हिंदू राष्ट्र की बात जो हो रही है, बल्कि हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि ये ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपने संसद भवन में सांसदों की संख्या का भी आंकड़ा दिया है, इससे तो सिद्ध हो जाएगा कि ब्राह्मण राज स्थापित हो गया है। बिल्कुल 793 टोटल सांसद हैं इस देश में, और अगर यही स्थिति रही, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से भी ब्राह्मण सांसद है, अलग अलग पार्टियों से ब्राह्मण सांसद हैं, ओबीसी की पार्टियां हैं जिनको तथाकथित ओबीसी की पार्टियां कही जाती है, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी, उससे भी ब्राह्मण है, समाजवादी पार्टी, उससे भी ब्राह्मण सांसद चुन के जा रहे हैं। तो ब्राह्मण तो हर पार्टी से चुन के जा रहा है, लेकिन वहां पे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अगर ब्राह्मणों की पार्टी से ओबीसी के लोग चुन कर भी गए तो इस देश में दो कानून है। लोगों को लग रहा है कि ओबीसी की महिला जाके वहां पे हमारा नेतृत्व करेगी, बहुत अच्छा भाषण करेगी, हमारे लिए लड़ जाएगी, संसद ठप कर देंगी महिलाएं मिलकर। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत देश में दो कानून है, एक है दल बदल कानून और एक है पार्टी विहिप कानून। कानून के रहते हुए संसद स्वतंत्र रूप से कभी काम नहीं कर पाएगी। ये दो कानून भी खत्म होने चाहिए, एक दल बदल कानून, एक पार्टी व्हीप कानून। ये दो कानून संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है। ये पार्टी तंत्र लाते हैं भारत देश में, लोकतंत्र नहीं लाते। दो कानूनों के कारण इस देश में पार्टी तंत्र और हर पार्टी से ब्राह्मण सांसद जाने की तैयारी से ब्राह्मण तंत्र स्थापित है। और उसको ये हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं, असल में वो ब्राह्मण राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। ये इनकी स्ट्रेटेजी है, जिसका खुलासा मेश्राम साहब बहुत दिन से कर रहे हैं। ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य आज बोल रहे हैं कि इनका कोई हिंदू धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है, कोई सनातन धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मण धर्म है। मेश्राम साहब यही बात 20 साल से बोल रहे हैं, उनको तो कभी मीडिया ने नहीं दिखाया। चलो उनके शब्दों को बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिखाया। शब्द किसी के भी मुंह से जाए वो क्रांति ही करते हैं, और ये क्रांति देश में हो रही है। बामसेव संगठन जो कर्मचारियों का संगठन है, वो कैडर देने का काम कर रहा है, और कैडर लेकर भारत मुक्ति मोर्चा और उसके ऑफशूट संगठन सड़कों पर उतरकर आरएसएस के गुंडे और बदमाशों से अब हम सड़कों पर भिड़ेंगे, और हम अपनी विरासत को भी बचाएंगे और इस देश को भी बचाएंगे, और इस संसद पे भी हम कब्जा करेंगे आने वाले समय में। मैं वामन मेश्राम जी से, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि सेपरेट इलेक्टोरेट लागू करने के लिए देश में अलग से भारत बंद हो, तो जिससे ये बाबा साहब का जय जयकार लगाने वाले जो पार्टी लोग हैं, इतने सारे संगठन हैं, ये बाबा साहब का अधूरा काम नहीं कर रहे हैं। अब हम ही करेंगे तो उनको नाक कटेगी और वो शायद हमारे साथ आए, क्योंकि भाषण तो बहुत सारे लोग देते हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे जब एक भी सीट नहीं आई थी, चुनाव हारे थे यूपी विधानसभा में, तब सेपरेट इलेक्टोरेट की याद आई थी। उसके बाद से कभी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ना सड़कों पर उतरे, ना भाषण दिया, ना कोई आंदोलन किया। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए देश में भारत बंद होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अभी 3 चरण का भारत बंद घोषित किया है, भारत बंद नहीं, 3 चरण का आंदोलन घोषित किया है। उसमें हमारा मुख्य मुद्दा है कि देश में राजनीतिक आरक्षण के साथ साथ सेपरेट इलेक्टोरेट भी लागू होना चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होने चाहिए। अलग चुनाव होगा तो देश में हर वर्ग का असली नेता संसद में जाएगा, नहीं तो भड़वे और दलालों की कमी थोड़ी है, ईवीएम से घोटाला करो और जिता कर ले आओ। यही चल रहा है देश में। जी, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए आप लोग भारत बंद करने का भी काम करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़े थे रामराज पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के। ओबीसी को बड़े पैमाने पर जगाने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा इस महिला आरक्षण को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुजन प्लेनेट ने मुझे आमंत्रित किया
और सच्चे नेताओं को आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।